नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज बात करेंगे हमारी खास पेशकश में ईवीएम पर और ईवीएम पर इंडिया गठबंधन पे दरार की। कांग्रेस पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली हार के बाद लगातार ईवीएम के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब कांग्रेस ईवीएम पर हमला करने में अकेली पड़ रही है। टीएमसी सांसद और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जब ईवीएम के समर्थन में बयान दिया तो कांग्रेस के सांसद मल्लू रवि ने उनके बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस के सांसद मल्लू रवि ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी ने जो कहा वो हास्यास्पद है, क्योंकि ईवीएम में अगर कोई सबूत होता तो हम इसको पहले ही पकड़कर जमा कर चुके होते। सबूत संभव ही नहीं है। यही वजह है कि हमारी पार्टी इस बारे में बात कर रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम का समर्थन करते हुए कहा, जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए। अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम आप सही से काम करेंगे और अगर आप मॉकपोल और काउंटिंग के टाइम पर चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस आरोप में कोई दम है। कांग्रेस सांसद ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो टीएमसी पश्चिम बंगाल में सत्ता में हैं। जब पश्चिम बंगाल की बात आएगी तो मुझे उम्मीद है कि अभिषेक बनर्जी इस मुद्दे को किसी से भी और ज्यादा उठाएंगे। जहां तक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सवाल है, वहां इंडिया गठबंधन में कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। अगर उनकी कोई धारणा है तो उन्हें व्यक्त करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बोलने के लिए इंडिया गठबंधन से अनुमति लेनी होगी। उनके अपने विचार हैं और वो इसको रख सकते हैं। ईवीएम को लेकर जहां टीएमसी भी समर्थन में खड़ी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ईवीएम का समर्थन किया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कांग्रेस को चुनाव रिजल्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए और ईवीएम पर रोना बंद करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात को दोहराते हुए यह कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीते तो रिजल्ट स्वीकार कर लें और जब आप हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। वहीं मोदी सरकार के मंत्री केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस को घेरा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब आप जीतते हैं तो आप चुनावी परिणामों को स्वीकार करते हैं और जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। इस पर जोशी ने कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी हकीकत को समझने लगे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया से जुड़े समाजवादी पार्टी सांसद अनुराग भदौरिया ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से ईवीएम के खिलाफ रही है। सपा और अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे और ईवीएम को हटा देंगे। सपा ने हमेशा ईवीएम का विरोध किया है और हम इसके विरोध में रहेंगे। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि पार्टी हमेशा से ईवीएम के खिलाफ रही है। हम लगातार यही कहते हैं, जब भी हम जीतते हैं तो भी हम यही कहते हैं कि ईवीएम को खत्म कर दिया जाए। हमने उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें जीती, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए। कई देशों ने ईवीएम को खारिज कर दिया है क्योंकि इसमें हेरफेर की संभावना है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि अगर हम ईवीएम के दम पर सत्ता में भी आते हैं तो भी हम ईवीएम को हटा देंगे। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ईवीएम पर इंडिया गठबंधन में दरार की क्या यह शुरुआत है, सुगबुगाहट है, आवाज है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर दोष देने से कुछ नहीं होगा। यदि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या यह हैक होता है तो सबूत चुनाव आयोग के सामने रख देने चाहिए। लेकिन इसी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद मल्लू ने भी
अभिषेक बनर्जी को कहा है कि जो बातें अभिषेक बनर्जी ने कही है वह हास्यास्पद है। चूंकि वह पश्चिम बंगाल में जीत रहे हैं इसलिए उन्हें ईवीएम का ख्याल नहीं आ रहा है। और ईवीएम पर जो तकरार इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच हुई है, क्या वह खतरे की घंटी है या फिर सतही तौर पर ही इसे खारिज कर देना चाहिए? इसका मतलब क्या ऑल इज वेल है या फिर कोई तकलीफ हो सकती है? इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राज शर्मा साहब जुड़े हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बतौर प्रवक्ता एम ए मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले राज शर्मा साहब, आप ही के पास आते हुए और शुरुआत करते हुए, चूंकि आप एक नेशनल पार्टी हैं, इंडिया गठबंधन में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं, ऐसे में आपकी सहयोगी पार्टियां अब ईवीएम को लेकर आपसे अपनी राहें जुदा करती हुई नजर आ रही हैं। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्योंकि यह आपके कोर एजेंडे में भी शामिल है कि ईवीएम को हटाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का भी आपको साथ मिलता है, लेकिन यदि अन्य सहयोगियों ही इसको सीरियसली वो नहीं लेंगे तो आपको लगता है कि जो यह इशू है वह कमजोर पड़ जाएगा? शर्मा साहब। देखिए कुणाल भाई, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे गठबंधन में कोई भी दल इस बात को माने ना माने इसका हमें कतई वो नहीं। ओके, हम इस चीज पे नहीं सोचते कि वो कौन सा दल मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन मेरा दल इस बात को मानता है कि, और मेरे पार्टी के सांसदों ने भी कहा है कि अगर हम जीते या हारें इससे कोई वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हम इस बात का मुतमईन करना चाहते हैं देश को कि हम ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं चाहते। तो यही हमारा स्टैंड क्लियर है। ठीक। अब मान लो कोई और हमारे गठबंधन का दल कहता नहीं, तो ये उनका होगा, उनकी सोच होगी। वो क्यों कह रहे, किस वजह से कह रहे, मुझे लगता है कि इस पे हमें कहने की जरूरत कोई बात नहीं। आप मत कहिए शर्मा साहब, बस मैं पूछ ही लेता हूं। एम ए मलिक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। मलिक साहब, ये क्या बात हुई? जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप साथ में गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, आप उनके एजेंडेस को अपने एजेंडेस के साथ मिलाकर चुनाव लड़ते हैं। अब चूंकि आप जीत गए हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत राय या विचारधारा से अवगत करें। आपको लगता है कि यदि जम्मू कश्मीर में इससे उलट परिणाम होते तो शायद आप भी ईवीएम को कोस रहे होते, या आपकी ये अलग राय है? मलिक साहब। जिस तरीके से उमर साहब के बयान को मीडिया पे उछाला जा रहा है और विपक्षी जो पार्टियां हैं जिस तरीके से बयान को ले रही है, मैं साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उमर साहब के जो अल्फाज थे वो उनका ये मतलब नहीं था। उनका वो सीधा यही सुझाव देना चाहते थे कि इंडिया अलायंस को एक सुझाव देना चाहते थे कि जीत और हार के साथ इसका मतलब नहीं है कि आप ईवीएम को जीत के तरफ ले या जब हारते हैं तब ईवीएम को दे, कि ईवीएम के साथ कि इस सवाल को जो उन्होंने जो है ईवीएम पे सवाल किया, इस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम के साथ साथ हमें बूथ को मजबूत करना पड़ेगा, और जिस तरीके से ईवीएम अगर हमें रिजल्ट मिलते हैं तो रिजल्ट के साथ साथ अगर जीत को आप स्वीकार नहीं करते तो वो जीत नहीं है, तो जीत के साथ साथ हमें हार को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर हम हार को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम जो कामयाबी की दूसरी रो है उस पर जा सकेंगे। तो ये सुझाव था। बाकी जिस तरीके से और जिस तरीके से सवाल के बाद मीडिया जो ये कह रहा है कि इंडिया अलायंस में जो है दरार है, इंडिया अलायंस जो मजबूत नहीं है, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आने वाले टाइम पे भी मजबूत रहेगा। लेकिन जो उमर साहब का जवाब था कि ईवीएम से सवाल, इनका यही था कि बूथ लेवल को मजबूत करिए और अपनी हार को सस्टेन करिए। मलिक साहब, ठीक है, उस आशय को समझ गए, लेकिन इधर उधर की बात को छोड़ते हुए यदि दो फाड़ की बात करते, स्पष्ट बताइए, आप ईवीएम के साथ हैं या खिलाफ हैं? देखिए, ये सवाल मैं यहाँ पे नहीं कह सकता कि खिलाफ है या खिलाफ है। हम मैं यही कह सकता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बयान दिया, उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है वो है ईवीएम कहीं पे गलत भी हो सकती है और कहीं पे ठीक भी हो सकती है। ताकि हम कहें कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है वो भी गलत है, और कहें कि गलत है वो भी ठीक नहीं है। तो ईवीएम जिस तरीके से कमेटियां बैठी हुई है और कह रहे हैं कि ईवीएम कहीं पे गलत हो रहा है, तो हो सकता है गलत हुआ है, लेकिन मैं यही लेकिन ठीक है, आपने अपनी राय रखी, ठीक है। आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, उसे कृपया दुरुस्त करें। तब तक हम वत्स साहब के पास भी एक क्विक ओपनिंग कमेंट लेने के लिए जाते हैं। वत्स साहब, मजा आ रहा है ना आपको? अब देखिए, इंडिया गठबंधन के सहयोगी अब आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कम से कम कुछ ही मुद्दों पर तीर तो चला रहे हैं।
एक मत नजर नहीं आ रही है। यह बात अलग है कि वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर इतनी मजबूत सहयोगी पार्टियां हैं कि उन्हें कुछ बोलने और बताने से रोका नहीं जा सकता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में तो आपके अलावा कोई और कुछ बोलता ही नहीं है, किसी की आवाज हम सुन ही नहीं सकते हैं। तो क्या यह डिसिप्लिन है या दबाव है? और इस पूरे मुद्दे पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। वत्सा, देखिए, एक कहावत है कुणाल जी, घर फूटे गंवार लूटे। तो जिस तरीके का इंडिया गठबंधन में अब फूट हो रहा है, उससे लगता है इंडिया गठबंधन तार तार हो रहा है। बहुत से लोग इसको लीड करना चाहते हैं, जो लीड कर रहे थे उन पे लोगों को विश्वास नहीं, और ईवीएम की जगह वो बैलेट से चुनाव कराना चाहते हैं। 21वीं सदी में सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई, एआई का इतना बड़ा रोल है। आप जिस व्यक्ति से तो बात कर इसमें जितना पैसा और टाइम जाया होगा बैलेट पेपर में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं। और जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक हो जाता है, जहां ये हार जाते हैं वहां ये ईवीएम का पे ठीकरा फोड़ देते हैं। ये दोनों बातें तर्कसंगत नहीं। ठीक है मलिक साहब, आपके पास एक बार फिर से आते हुए अब यह सवाल आपसे ले ही लेते हैं कि चूंकि आप जम्मू कश्मीर में सरकार में हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी है एक तरह से, क्योंकि उसका मेजर कंट्रोल वहां के एलजी देखते हैं, आपको लगता है कि आपने यह बयान अपनी कन्वीनियंस के आधार पर दिया है ताकि क्योंकि आपको केंद्र के साथ मिलकर काम करना और ये अच्छी बात है, तो आप ज्यादा अड़चन और बाधा नहीं चाहते हैं? क्या ये आपकी पर्सनल विलिंगनेस थी जो आपने बयां की है, या फिर आपको लगता है कि मिलकर काम करने में फायदा है, इसीलिए हम एक ऐसा बयान देते हैं जिससे न ज्यादा गतिरोध हो और न ज्यादा सामीप्य हो? मलिक साहब। सुन रहे हैं मलिक साहब आप? हाँ, फिर से शॉर्ट में मैं अब सवाल पूछ लेता हूं, आपको क्या लगता है आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यह स्टेटमेंट दिया है जो आपके सीएम साहब ने दिया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में कंट्रोल तो सेंटर का ही है, एलजी के अधीन आपको काम करना है, तो आप ज्यादा जो हसल में या ज्यादा टसल में नहीं फंसना चाहते हैं, इसलिए आपने एक ऐसा रास्ता चुना है कि आराम से बात कह दो और ज्यादा सिर फुटअव्वल भी ना हो। इसलिए सर मैंने आपको पहले किया कि हम उमर साहब ने जो जवाब दिया है वो ना फंसने के लिए दिया, ना असल दिया है, ना असल दिया है। उन्होंने सीधा जो जवाब दिया है वो ठोस दिया है कि एक सुझाव दिया इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को, एक सुझाव दिया है कि आप अपनी जो कामयाबी है उसको भी एक्सेप्ट करिए, अगर कहीं पे अगर हार होती है तो उस हार को भी एक्सेप्ट करें। तो ये सुझाव था इंडिया अलायंस के लिए, तमाम पार्टियों के लिए एक सुझाव था, और उस सुझाव में तमाम लोगों ने जो सुझाव को एक्सेप्ट किया। मलिक साहब, लेकिन मीडियम तो मायने रखता है ना, आप ये सुझाव बंद कमरे में भी दे सकते थे, आपने सार्वजनिक तौर पर ये सुझाव दिया है, इसका मतलब आप चोट तो कर रहे हैं ना मलिक साहब? देखिए, जम्मू कश्मीर का यूटी है, और जाहिर सी बात है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनके साथ मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है या उनके साथ दोस्ती रखने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बाकी हमें वो जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक यूनियन टेरिटरी है उसको जो है पूरी दर्जा का दर्जा वापस दिया जाए और 335 से स्पेशल स्टेटस है वो वापस दिया जाए। और उसके साथ हम कोई दोस्ती या ना दोस्ती रखने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, वो तो सीधा सवाल है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी अभी भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बड़ा बिल रख के जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस दिया जाए। बाकी इस जवाब को हम इस तरीके से इस मुद्दे से ओके मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चूंकि आप इतने ही वक्त के लिए जुड़े थे। लेकिन राज शर्मा साहब और आलोक वत्स साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राज शर्मा साहब का रुख करेंगे कि आखिर वो अपने सहयोगी के जवाब से कितने खुश या नाखुश है। लगातार ईवीएम पर दरार की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन और उनके सहयोगी पार्टियों से जुड़ी हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक अन्य खास मेहमान का भी स्वागत कर देते हैं। सुमित मेहरोत्रा साहब बतौर प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है मेहरोत्रा साहब। लेकिन आपके पास आने के पहले राज शर्मा साहब के पास आते हुए, राज शर्मा साहब, एक सहयोगी को तो आपने सुन लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, आपको क्या लगता है
कि जो सहयोगी की तरफ से यह बयान आया है कि भाई हम अपनी मंशा को जस्ट जाहिर कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे, अच्छी बात है, आजादी है आपके गठबंधन में लोगों को मुखर होकर अपनी बात रखने की, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन के तहत आपको लगता है ये चीजें इंडिया गठबंधन की मजबूती पर कहीं छोटी सी ही सही चोट लगा सकती है? शर्मा साहब। कुणाल भाई, मैं एक बात बेबाक तरीके से कहूंगा और मैं विनम्र निवेदन भी करूंगा अपने गठबंधन की पार्टियों से कि आपने अभी एक बात अच्छी कही कि कुछ चीजें अगर दरवाजे के अंदर कही जाए तो वो ज्यादा बेहतर होती है। हालांकि चाहे अब्दुल्ला साहब हो, चाहे ममता दीदी हो, इन लोगों का कहने का जो इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं वो मीडिया गलत निकाल रहा है। लेकिन फिर भी मैं उससे ज्यादा ना, पहले क्या होता है, दूसरे को सुधारने से पहले अपने को सुधारना बड़ा जरूरत है, क्योंकि चैरिटी बिगन्स एट होम। मैं इस बात को मानता हूं, मैं आपकी बात को आगे ले जाके कहता हूं कि पार्टियों को जो भी बात करनी चाहिए वो जब मीटिंग हो, अभी हमारी इलेक्शन के बाद कोई मीटिंग भी नहीं हुई, जब से लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई, और जब मीटिंग हो, मीटिंग में अपनी बात रखी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि एक परिवार का मसला है, कभी कभी शब्दों का जो हम कह देते हैं उसका पब्लिक में जो इम्पैक्ट बैठता है वो गलत बैठता है। तो मैं तो यही कर सकता हूँ, विनम्र निवेदन कर सकता हूँ अपने गठबंधन के साथी दलों से कि कृपया करके बोलने से पहले सोच के नहीं बोलना कि जिसपे हमें सफाई देनी पड़ जाए। और एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्या समझ रहा हूँ, इसका कोई महत्व नहीं। मेरे बोलने से पब्लिक और मेरे बोलने से सामने वाला क्या समझता है, महत्व उसी शब्दों का है। तो इसलिए शब्दों का उच्चारण करते हुए वही करना है कि हम शब्दों के बीच में जनता में ना फंसे और जनता के अंदर एक अच्छा संदेश दे सकें और जनता को ये दिखाने में कामयाब है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने में सक्षम है और हमारी आपसी एकता है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ दुनिया आपके संग एक रिलेशन बनाना चाहती है। ठीक है, एक क्विक हमारे गठबंधनों। ठीक है शर्मा साहब, एक क्विक कमेंट अब वत्स साहब आपका भी ले लेते हैं। वत्स साहब देखिए, अगर इतनी दिक्कत है लोगों को, चलिए सारी पार्टियां तो इस लोकतंत्र में शिरकत कर ही रही है ना, भारत के लोकतंत्र की बात करें, 21वीं सदी की आपने बात की तो कई ऐसे उदाहरण है सर, अमेरिका, जर्मनी, कई ऐसे ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है जो अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक बार ही सही, यदि इनकी भी ये डिमांड है तो इसको सुन लिया जाए, कर लिया जाए, क्या ही दिक्कत है? फुल स्टॉप तो लग ही जाएगा फिर इस तरह की चर्चाओं पर। वत्स साहब। वत्स साहब सुन रहे हैं आप हमें? वत्स साहब की आवाज हमारे पास नहीं आ रही है, हम उनके, प्लीज सर आप अपने आप को अनम्यूट करें या नेटवर्क चेक करें। तब तक मेहरोत्रा साहब हमारे पास जुड़े हुए हैं। मेहरोत्रा साहब, ये क्या बात हुई? देखिए, अब आपकी पार्टी के एक शीर्ष नेता कह रहे हैं कि भाई खुद ही सबूत ढूंढो, पेश करो, इंस्टेड ऑफ उसका बिगुल बजाने से लेकर के। आपको लगता है कि चूंकि आप पश्चिम बंगाल में जीत रहे हैं इसलिए आप अपनी सुविधा के हिसाब से ईवीएम को दरकिनार कर रहे हैं? यदि ऑपोजिट स्थिति रहती तो शायद आप भी उस लीग में शामिल होते कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। कुणाल भाई देखिए, ईवीएम के लिए तो अगर हम लोग सभी लोग, जैसे कांग्रेस हो गई, समाजवादी हो गई, जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, सब एक ही साथ तो कह रहे हैं। पर हाँ, जैसे अगर दीदी ने या अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा है कि हाँ, कांग्रेस से कहा है कि आप लोग उसमें सही सबूत लेकर के उन्हें पेश करिए। ये बात सही है कि कुछ तो है कहीं ईवीएम में, बस उन्होंने ये कहा है कि आप लोग सही सबूत लेकर के पेश करिए। तो इसमें क्या गलत है? पर मीडिया इसको तोड़ मरोड़ करके जिस तरीके से पेश कर रही वो गलत है। ओके, तो आपको लगता है कि सबूत पेश करने की दरकार सिर्फ कांग्रेस को है या अन्य सहयोगी पार्टीज भी तो ये कोशिश कर सकती हैं? देखिए प्रियंका, आप मुझे बताइए कुणाल भाई, ठीक है, अगर आपका इतना ही जलवा कायम है, ठीक है, माननीय मोदी जी सोचते हैं कि हाँ मेरा इतना बड़ा है, मैं जीत रहा हूँ, तो आप बैलेट पेपर में चुनाव करा लीजिए, तब भी आप जीतेंगे। तो फिर डर किस बात का? आज विदेशों में आप देखिए, चाहे अमेरिका हो गया, कहीं पे भी हो गया, देखिए इतना बड़ा देश है अमेरिका भी, तो वहां पे तक तो बैलेट से चुनाव हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप बताइए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हुआ था, काय पे हुआ था? बैलेट पे हुआ या ईवीएम से हुआ? तो कहीं ना कहीं चीजें हैं, हम मानते हैं चीजें हैं। आप देखिए, अभी महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, एक विधायक को, जहाँ के विधायक के लिए खड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वहां पे पूरे लोगों ने उस जगह के एरिया के लोगों ने उन्हें वोट दिया, पर शून्य दिखाया गया। ईवीएम में क्या निकला? 3। ये चीजें भी हैं। क्या आप मुझे देखिए, एक वोट भी उसे नहीं मिलेगा, ऐसी सुविधा, ऐसा हो गया। तो संशय इसी बातों पे होता है
कि वोट मिलने के बाद आखिर कहाँ जा रहा है। नहीं ठीक है, मैं कहाँ ये बात आपने ठीक कही और इसी को लेकर शायद बात होती भी रही है। वत्स साहब, आपको लगता है कि भाई अब लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, बड़ा देश है, किसी के मन में यदि कोई संशय है तो उसे दूर कर दिया जाए, चलो एक बार के लिए ही सही बैलेट पेपर के साथ करवा लिया जाए, क्या दिक्कत है? एक बार के बाद तो कम से कम इसके ऊपर चर्चा करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डेवलप्ड नेशन है सर, वो भी तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना वत्स साहब। सर अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए वत्स साहब। वत्स साहब की आवाज नहीं आ रही है सर, आप उसको दुरुस्त कीजिए नेटवर्क को। मैं पिछले बार भी आपकी आवाज नहीं आई थी, लेकिन फिर से एक बार मेहरोत्रा साहब के पास जाते हुए, मेहरोत्रा साहब, ये सार्वजनिक तौर पर ये जो स्टेटमेंट आता है आपकी पार्टी से जुड़े एक दिग्गज नेता का, 2019 के भी चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने ये कहा था कि नहीं ईवीएम को हटाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रास्ट के तौर पर देखा जाता है कि अब अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, या भले ही उसे डिफेंड ना कर रहे हो लेकिन एक चैलेंज तो कर ही रहे हैं अपनी पार्टियों को कि भैया आप सबूत पेश करो। आपको लगता है ये सारी चीजें सार्वजनिक तरीके से बोलने से आपकी गठबंधन पे कहीं ना कहीं इसके प्रतिकूल असर पड़ता है? कुणाल भाई देखिए, कुणाल भाई, हम किसी पार्टी को या अपने किसी इंडिया अलायंस के किसी भी पार्टी को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं आगे आने की। कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं कि हम आपको नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। पर हाँ, हमने भी यही बात रखी है, अभिषेक बनर्जी भी यही बात रख रहे हैं, अगर कुछ है तो पक्का सबूत चुनाव आयोग को दीजिए। आज मैं आपकी उसी बात को कह रहा हूँ, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से वोटों की गिनती में देखा गया है कि एक कैंडिडेट को उसी के एरिया से 0 वोट मिलता है, और जबकि पूरा इलाका कह रहा है कि हमने इस व्यक्ति को वोट दिया, तो ऐसा कहाँ हुआ? 100 वोट भी नहीं मिले, 0 एक वोट भी नहीं मिला, उसके परिवार का, उसका खुद का वोट नहीं मिला। हाँ। शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी सामने आती है कि कुछ तो घपला है, कुछ तो घपला है आखिर। ठीक, इसी चीजों को लेकर के कि कम से कम भाई अगर कुछ नहीं है तो अगर नहीं है तो उसके ऊपर आप बताइए ना कि हाँ इसमें कुछ नहीं है और हम बैलेट से चुनाव करेंगे। जहाँ पे भी चुनाव होगा, ठीक, विपक्ष जो कह रहा है हम उस चीज को मानते हुए विपक्ष का भी सम्मान करते हैं, तो इस पे अपनी बैलेट से चुनाव कराएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक सवाल जो लगातार, चाहे चुनाव पहले हो बाद हो, चुनाव के पहले की बात हो बाद की बात हो, लगातार प्रासंगिक बने रहता है, वह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। उसके ऊपर कोई विश्वास करता है, कोई विश्वास नहीं करता है, और इसी सवाल के बीच कमोवेश सारी राजनीतिक पार्टियां उलझी सी नजर आती है। मेरे साथ फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।